गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अशोक कुमार जहांगीर। और हम इससे पहले अध्ययन करने किया था हमने थायोल बनाने की विधियाँ। उसी क्रम में हम कल तक हम पढ़ चुके थे डाई सल्फाइड से और डाई सल्फाइड से हम पढ़ चुके थे और कुछ अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं इनमें एल्किनो से हम पढ़ चुके हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से हम पढ़ चुके हैं और हमने रिडक्शन थायोल्डिहाइड किया था, उससे भी हम थायल पढ़ चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं फ्रॉम ग्रीनियर एजेंट से, ग्रीनियर अभिकर्मक से थायोल का निर्माण। ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में आप जानते हैं RMGX, ग्रीनियर एजेंट। ध्यान देना, ग्रीनियर एजेंट से अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसकी करवा रहे हैं? हमें क्या चाहिए? थायोल। हम बनाने जा रहे हैं RSH। और गौर करना आप, हमारे पास R तो है, यहाँ पर S भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है कि फॉलोड बाय 2 स्टेप्स। फर्स्ट तो यहाँ पर सल्फर से रिएक्शन होगा स्टेप फर्स्ट में, और यहाँ पर ये रिएक्शन होगी एडिशन। स्टेप फर्स्ट में सल्फर RMGX के साथ अभिक्रिया करेगी और जो उत्पाद बनेगा वो होगा योग उत्पाद, एडक्ट। एडक्ट बनेगा, योग द्वारा जो उत्पाद है वो एडक्ट बनेगा और ये हो जाएगा RSMGX। Mg के साथ तो X जुड़ा हुआ है और Mg और R के बिटवीन एक बॉन्डिंग हो गई और सल्फर की, तो ये योग उत्पाद बना। अब हमें क्या चाहिए? गौर करना, हम R से S तक पहुंच चुके हैं, अब हमें चाहिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिए क्या करेंगे? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। और जल अपघटन देखना आप, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये पार्शियली चार्ज आ जाएगा, Mg पॉजिटिव और S नेगेटिव पार्शियली। तो Mg के पास कौन जाएगा? OH Mg के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये H S के साथ। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा RSH, मतलब थायोल। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कौन हो जाएगा? Mg के साथ X तो जुड़ा हुआ है और OH, तो ये एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ग्रीनियर एजेंट से जो हम थायोल का निर्माण देख रहे हैं वो 2 स्टेप में होगा। प्रथम स्टेप में क्या होगा? एडिशन होगा सल्फर का। सल्फर ग्रीनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा एक योग उत्पाद, योगोत्पाद। गौर करना है इस शब्द पर, योग उत्पाद, एडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो है लेकिन कैसा प्रोडक्ट है? एडिशन, आफ्टर एडिशन जो प्रोडक्ट है वो एडक्ट है। और ये योगोत्पाद बना आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के बाद। जल का H S के साथ बॉन्डिंग करेगा और SH हो जाएगा, और OH किसके साथ करेगा बॉन्डिंग? Mg के साथ। और Mg के साथ ऑलरेडी पहले कौन जुड़ा है? X, तो MgX। कुल मिलाकर Mg की 2 वैलेंसी क्लियर हो गई और S की भी 2 वैलेंसी क्लियर हो गई। दैट मीन थायोल का निर्माण हो चुका है। राइट इट, आप लिख सकते हो इसे और अच्छे ढंग से समझ सकते हो। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरी रिएक्शन। तो यह अभिक्रिया हम किससे? रिएक्शन विद सल्फर, रिएक्शन विद सल्फर, और ये 2 स्टेप्स। और ये कहाँ पर है? गिवन बिलो। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है फ्रॉम थायोयूरिया, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? फ्रॉम थायोयूरिया। हम प्रिपरेशन ऑफ थायोल्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अभी जो
बात की थी वो ग्रीनर अभिकर्मक से सल्फर की अभिक्रिया करवाई पहली स्टेप में, और प्रथम स्टेप में एडक्ट बना, और जो एडक्ट बना उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, और आफ्टर देन हाइड्रोलाइसिस हमें जो प्राप्त हुआ वो प्रोडक्ट था थायोल। अब हम थायोल बनाने की जो अभिक्रिया दूसरी पढ़ने वाले हैं वो है थायो यूरिया से। थायो यूरिया से हम पढ़ लेते हैं। तो RBr जैसे लिख दिया मैंने, एल्किल ब्रोमाइड। एक मिनट, टाइटल लिख देता हूँ, फ्रॉम थायो यूरिया। थायो यूरिया से, जैसे RBr एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ थायो यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? यूरिया का फॉर्मूला देखो आप, C+ONS2 ये होता है यूरिया। और हम क्या पढ़ रहे हैं? थायो यूरिया। तो हम बात कर रहे हैं सल्फर रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के स्थान पर कौन आ रहा है? सल्फर। तो C ध्यान देना, अब इसको हम यूरिया तो बोलेंगे, ऑक्सीजन का सजात है, लेकिन क्या लगाएंगे? थायो लगाएंगे। थायो जो प्रतिनिधित्व करता है वो सल्फर के लिए करेगा, और वास्तव में हम लिख देंगे यूरिया। तो इस तरह थायो यूरिया और एल्किल ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया द्वारा जो बनेगा वो होगा थायोल। तो इस अभिक्रिया में पहले हम देखें क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। Br के पास आंशिक रूप से नेगेटिव होता है, R के पास आंशिक रूप पॉजिटिव हो जाएगा। यदि क्योंकि ये नेगेटिव वाला तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये अच्छा इंसान है, दूसरा बुरा। फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन R2Br, यहाँ पर लॉन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास एक एक लॉन पेयर हैं। अब क्या होगा? ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, और सल्फर और S के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं करेंगे R के साथ। तो पहली स्टेप में क्या बनेगा? RS, Br तो निकल जाएगा, Br नेगेटिव चार्ज ग्रुप में जा रहा है, RS, और S के साथ कौन जुड़ा? C के साथ कौन जुड़ा? N के साथ H2 और NH2। C पर कैसा आएगा? C पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। C पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। C पर इलेक्ट्रॉन कमी इस बात का सूचक है कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कमी, तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाएगा, तो कार्बोकैटायन बना। तो एक तरह से यहाँ पर हमें बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं, और टोटल करके ये पॉजिटिव, और Br किस रूप में? नेगेटिव। और ये एक साल्ट, कौन सी फॉर्म में आ गया है? साल्ट। इसको बोलेंगे S एल्किल आइसो थायो यूरेनियम, ये तो इसका नाम, S एल्किल आइसो थायो यूरेनियम और ब्रोमाइड साल्ट। क्या हुआ ये नाम? S एल्किल थायो यूरेनियम ब्रोमाइड साल्ट। और ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में एक साल्ट बना है, और साल्ट किन किन की अभिक्रिया द्वारा बना है? यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो एल्किल ब्रोमाइड और दूसरा थायो यूरिया। अब देखें, थायो यूरिया का जो साल्ट बना है इसकी रेजोनेंस दर्शाएगा, ये रेजोनेंस दर्शाएगा। तो रेजोनेंस देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर क्या होगा? ये लॉन पेयर ऊपर बैठे हुए हैं नाइट्रोजन पर, अब नीचे उतरेंगे, इनके दिमाग में आ गया हम नीचे जाएं। क्यों नीचे? क्यों? नीचे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कह रहे भैया हम आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं इधर दर्शा देता हूँ।
R S C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर NH2 लोन पेयर। गौर करना भाई, प्लस N के जो लोन पेयर आए हैं C और N के बिटवीन जो सिंगल बॉन्ड था और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, वो अब क्या हो गया, कार्बन की तो बैलेंस ही कंप्लीट हो गई लेकिन पॉजिटिव चार्ज चला गया नाइट्रोजन पर। ऊपर वाले नाइट्रोजन NH2 पर चला गया, क्यों? क्योंकि लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई और नाइट्रोजन की जो बैलेंस ही 3 से बढ़कर 4 हो गई। जैसे बैलेंस ही बढ़ती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, वहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में कम हो गई। अब दूसरी स्थिति में देखें तो ये फिर क्या होगा, ये कहेंगे भाई हम भी जा रहे हैं बॉन्डिंग बनाने में, तो ये उधर चले जाएंगे वापस। तो इस तरह से ये फर्स्ट दे देता हूँ मैं और ये सेकंड देता हूँ। दोज स्ट्रक्चर आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एस एल्किल थायोयूरेनियम ब्रोमाइड साल्ट की। तो ये रेजोनेंस हो जाएगी। तो हमने क्या देखा इसमें, इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड देख लेते हैं हम। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑलवेज शोन बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं R S और S के साथ C, C के साथ N, N के साथ H2। इस तरह से ये बॉन्डिंग है। प्लस अब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य में इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाए, क्यों? एक बार तो CN के मध्य में डबल बॉन्ड है, एक बार तो CN के मध्य डबल बॉन्ड है और दोबारा देखें तो इस C और N के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो मैं इसे पहले इस तरह लिख देता हूँ, एक और बना देता हूँ इसकी मैं, R S C NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस Br माइनस। ये नहीं होगी इसकी, सॉरी, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी रेजोनेंस यहाँ पर, ये और ये दूसरी। इस तरह देख सकते हैं आप। तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य में है और इधर कार्बन और नाइट्रोजन मतलब NH2 एमाइड के मध्य में है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड ये हो जाएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि कार्बन और NH2 के मध्य में डबल बॉन्ड था, तो पार्शियली डॉटेड लाइन द्वारा इसको शो कर दिया गया है। हाइब्रिड कौन होते हैं? हाइब्रिड में सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का समावेश होता है। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडेड इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड में C और N के मध्य में जो डबल बॉन्ड था उसको शो किया गया है। इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें समावेश की गई हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं पहले स्टेप। सेकंड स्टेप में रेजोनेंस हुआ था। अब रेजोनेंस में कौन बना? एस एल्किल आइसोथायोयूरेनियम ब्रोमाइड है। अब एस एल्किल आइसोथायोयूरेनियम ब्रोमाइड आफ्टर सेकंड स्टेप आफ्टर रेजोनेंस स्टेप ये क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? क्षार के साथ। और क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, और वो मिलेगा हमें थायोल प्लस Br माइनस। किसके साथ रिएक्शन करवा दें? क्षार के साथ। अगली स्टेप सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, ये NaOH क्षार के साथ। तो गौर करना, हमें पहले तो उत्पाद लिख देते हैं जो हमें ज़रूरत है। S के साथ कौन आएगा? इसका एक H आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा थायोल प्लस इसका तो काम खत्म हो गया, RS और H इधर आ गया और एक बनेगा NaBr। सोडियम पॉजिटिव है तो Br माइनस NaBr निकल गया। इधर कौन बचा? इधर गौर करना भाई, इनका तो हो गया, ये अभिक्रिया भाग ले लिया है और Na और Br ये भी अभिक्रिया भाग ले लिए और हाइड्रोजन किसके साथ चली गई? S के साथ चली गई। अब कौन बचा इधर?
अब इधर कौन बचा, O बचा और इधर कार्बन बचा, तो इधर कौन हो जाएगा NH2C और NH2, C के साथ क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगी, यूरिया बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा सेकंड स्टेप में वो बनेगा थायोल, और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ध्यान देना एग्जाम्स में आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चाहे लिखें या मत लिखें, लेकिन मेन प्रोडक्ट ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि ये बात उसी तरह से है कि चाय बनाते समय छलनी के ऊपर चाय बची उसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पेय पदार्थ जो छानने के बाद बचा उसका अर्थ होता है, उसे पीते हैं हम। ये नहीं है कि चाय की दुकान गए और बोल दिया नहीं साहब हमें तो ऊपर वाली चम्मच से खानी है वो चाय दो, छलनी बच रही, वो नहीं, हमें तो मुख्य प्रोडक्ट लिखना होता है। और ज़्यादातर विद्यार्थी यही गलती कर बैठते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ध्यान रख लेते हैं और मेन प्रोडक्ट क्या है उसे भूल जाते हैं, और जबकि हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए। तो आप ये बात क्लियर ध्यान रख लें। अब मैं दोबारा इसका रिकैप कर देता हूँ। थायोयूरिया में क्या होता है, थायोयूरिया एल्किल ब्रोमाइड या हैलाइड से अपक्रिया करेगा और पहली स्टेप में क्या बनेगा, एस एल्किल आइसोथायोयूरेनियम ब्रोमाइड जो साल्ट बना। और ये जो साल्ट है इसकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी, एक तो ये बना दी, दूसरी ये बना दी। इन दोनों में आप देखना कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन NH2 के बिटवीन एक बार डबल बॉन्ड आ गया, दूसरी में डबल बॉन्ड आ गया, कुल मिलाकर ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन एक तरह से मूवमेंट करता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों स्ट्रक्चर का समावेश कर दिया गया है। और आफ्टर देन रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन करवाई गई NaOH क्षार के साथ करवाई गई, जो बेस है, और ये बेस के साथ क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। तो डीकम्पोज होने के बाद आफ्टर डीकम्पोज का मतलब अपघटन के बाद ये थायोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमें थायोल जरूर नहीं है, ये चाहे मत लिखो आप, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लिखें ये बहुत अनिवार्य है। और ये लिखें या नहीं लिखें इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स में क्या होता है कि अभिक्रिया लिख के दे दिया, उत्पाद लिखो बस, प्रोडक्ट बनाओ, तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो थायोल की जो भी प्रिपरेशन मेथड थी वो कंप्लीट हुई। अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ थायोल, थायोल के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो रूल यही है, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, आफ्टर इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं, और आफ्टर नॉमेनक्लेचर प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं, और आफ्टर प्रिपरेशन मेथड्स हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और आफ्टर डिस्कशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम जाते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी जिन्हें हम बोलते हैं, और आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टी फिर हम देखते हैं उसके एप्लीकेशंस। ये होता है केमिस्ट्री का पूरा कंक्लूजन। तो हम देख लें फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ थायोल। थायोल के भौतिक गुण, ये दिखने में कैसा है, ये द्रव है या सॉलिड है या गैस है, ये जल में विलेय है या अविलेय है, ये कार्बनिक जो विलायक उनमें विलेय है या अविलेय है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। तो ये सारी चर्चाएं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो पहला पॉइंट, मेथेन थायोल एक गैस है। मेथेन थायोल मतलब CH3SH क्या है, एक गैस है। कैसी फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है। और मेथेन थायोल के अलावा सभी
रंगहीन द्रव हैं। कैसे हैं? रंगहीन द्रव हैं। लेकिन रंगहीन द्रव भी कैसे हैं? इसमें एक बात तो लिखते हैं, बाष्पशील द्रव। कैसे द्रव हैं? बाष्पशील द्रव, मतलब लगातार अपने आप ये भाप में बनते रहते हैं, इनसे भाप निकलती रहती है अपने आप ही। तो ये द्रव तो हैं, लेकिन कैसे? बाष्पशील द्रव। यदि हमने ओपन कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पर, तो ये भाप बन के उड़ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये रंगहीन द्रव हैं। और कैसे द्रव हैं? बाष्पशील द्रव हैं। और इनमें जो मेन होती है गंध। इसके बाद हम बात करते हैं गंध। गंध कैसी आती है? अरुचिकर। एक तो स्वीट स्मेल बोलेंगे, मधुर गंध बोलेंगे, एक कैसी बोलेंगे? अरुचिकर, बदबूदार, बेकार गंध, जिसको सूंघते ही हम कि यहाँ से चलो भाई, यहाँ पर रहना ही नहीं हमें। तो अरुचिकर गंध वाले हैं ये। और ये मेथेनथायोल एक एक गैस है। और मेथेनथायोल के अलावा सारे जो कैसे होते हैं? रंगहीन बाष्पशील द्रव हैं। और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 4 में, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलता है, क्वथन होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। थायोल के बीपी समभार्य या समावय भी बोल सकते हैं। एल्कोहल के बीपी से कम होते हैं। इसका मुख्य कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है। ध्यान देना, थायोल के बीपी समभार्य या समावयवी, एल्कोहल के बीपी समावयवी जो समभार्य लगाया गया है, इसका अर्थ है कि थायोल का जितना भार है उतना ही एल्कोहल का होना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, बराबर के पहलवान दोनों। तो इसमें थायोल का जो बीपी है वो एल्कोहल के बीपी से कम होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज एल्कोहल में होता है OH और थायोल में होता है SH, जैसे एल्कोहल और ये थायोल। तो यहाँ पर जो H बॉन्डिंग मुख्य रूप से होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन सल्फर, सल्फर से ऑक्सीजन की विद्युन्नता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत प्रबल होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ पर एसोसिएशन या संगुणन का गुण पाया जाता है एल्कोहल में। और संगुणन से क्या, अणु नज़दीक नज़दीक आते हैं और उन अणुओं को नज़दीकी के कारण उनके मध्य आकर्षण ज़्यादा हो जाता है और उस आकर्षण को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताप या ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा ताप या ज़्यादा ऊर्जा अर्थात बीपी उनका ज़्यादा हो जाएगा और थायोल का बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि थायोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि सल्फर का आकार भी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर एक 16वें वर्ग में, ऑक्सीजन से नीचे एक वर्ग में, तो वर्ग में नीचे होने के कारण इसका आकार भी ज़्यादा है और इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर की विद्युन्नता के मान ऑक्सीजन से कम है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण इनके अणुओं के मध्य संगुणन नहीं पाया जाता और संगुणन नहीं पाए जाने के कारण अणुओं के मध्य पहले से ही प्रतिकर्षण रहता है, पहले से ही भाष्पशील या भाप बन के उड़ने में तैयार रहते हैं। तो वो तो पहले ही गैस में तैयार हैं, द्रव तो हैं जो है पहले ही गैसीय अवस्था में, तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का मान एल्कोहल की तुलना में कम होता है। क्लियर हुआ बात हुई? इसके बाद हम देख लेते हैं ये पानी में बहुत कम विलयशील होते हैं।
वेरी लेस soluble in water। वेरी लेस soluble मतलब पानी में अति अल्प विलयशील। और कारण क्या है? वही कारण H बॉन्ड की अनुपस्थिति। H बॉन्ड की अनुपस्थिति क्यों लिख दिया? क्योंकि ये हाइड्रोजन ये थायोल जल के साथ H बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए ये पानी में अविलय होंगे या बहुत कम विलय होंगे। ज़्यादातर अविलय ही होते हैं। और जो पानी में अविलय होता है वो कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ये भी क्लियर कर लेना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जल में अविलय होते हैं, ठीक है। जबकि एल्कोहल क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलय हो जाते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम बाद में देख लेते हैं। ये इनकी अम्लीय प्रवृत्ति कैसी होती है? अब देखो, इनके मध्य आकर्षण कम है, सल्फर की विद्युतता ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है, तो ये एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं अगला पॉइंट करके। ये एल्कोहलों से ज़्यादा अम्लीय प्रवर्तिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। एल्कोहलों से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर की विद्युतता कम है। और ध्यान देना, सल्फर की विद्युतता कम है तो ये थायोल है। तो सल्फर की विद्युतता कम होने के कारण इजीली ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देगा और अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। जबकि एल्कोहल में होता क्या है? एल्कोहल में ऑक्सीजन के जो नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने के कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जो आकर्षण है, अट्रैक्शन, OH, कुल मिला के कहें OH का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने के कारण हाइड्रोजन का जो निष्कासन वो आसान नहीं होगा। अर्थात एल्कोहल प्रोटॉन तो देगा लेकिन आसानी से नहीं देगा। किसकी वनस्पत किसकी तुलना में? थायोल की तुलना में एल्कोहल प्रोटॉन आसानी नहीं देता, इसलिए थायोल एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय हो गए। क्यों? ब्रॉन्स्टेड लॉरी नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दिया था एक परिभाषा दी, और वो परिभाषा थी जो प्रोटॉन त्यागता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन जितनी जल्दी त्यागता, आसानी त्यागता, वो ज़्यादा ही प्रबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन थायोल प्रोटॉन आसानी त्यागेगा, इसलिए प्रबल अम्ल है। किसकी तुलना में? एल्कोहल की तुलना में। तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का थोड़ा सा किया था, और केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप अच्छे रहें, घर पर खुश रहें और लगातार पढ़ते रहें। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।